हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिज़िक्स की 5th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से होता है। क्योंकि इसके बेसिस पे आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज में, और जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें भी जो इस वाले जो लॉ होता है इसके बेसिस पर वो सॉल्व होते हैं। अब कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? मान लिए आपने दो चार्जेस लिए, एक चार्ज था Q1 और एक चार्ज था Q2। ओके, ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है। अब ये कौन से चार्जेस हैं? ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस हैं मतलब आप देख पा रहे होंगे ये बस एक पॉइंट की बराबर ही है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ वो लॉ है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो दो चार्जेस हैं ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि इनके बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को किसी टाइप की फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। अगर सेम चार्जेस हैं, मान लो दोनों चार्जेस दोनों प्लस हैं या फिर दोनों चार्जेस दोनों माइनस हैं, तो उस केस में वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ऐसे चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो कूलम्ब लॉ क्या है? ये वो लॉ है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को किस फोर्स मतलब कितनी मात्रा से अपनी तरफ खींच रहे हैं या फिर अपने से दूर फेंक रहे हैं। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? एक ये वो लॉ है जिसकी मदद से, अगर मैं इसकी इंग्लिश डेफिनेशन लिखूं, दिस लॉ helps us to find the force by which two point charges which are static in position attract और repel each other। अब इसमें एक आप मेन पॉइंट देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे दो चीज़ लिखी हैं जो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस विच आर स्टैटिक। अब इसका मतलब क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस मतलब वो जो दो चार्जेस होंगे वो पॉइंट मतलब एक तरह से नुक्ते की तरह होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे। और स्टैटिक मतलब वो दोनों रेस्ट पर होंगे। ये नहीं होगा कि एक चार्ज मूव कर रहा है या दूसरा चार्ज मूव कर रहा है या फिर दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं, नहीं। या तो वो पॉइंट चार्जेस, ये जो कूलम्ब लॉ होता है ये कब काम करता है? ये तभी काम करता है जब जो दो चार्जेस हैं, हम एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जो फोर्स है वो खाली दो चार्जेस के बीच में नहीं पता कर सकते, हम बहुत सारे चार्जेस के बीच में भी पता कर सकते हैं। लेकिन वो जो चार्जेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और वो स्टैटिक होने चाहिए, मतलब अपनी पोजीशन पे ही रहने चाहिए। वो ये नहीं हो कि एक चल रहा हो और एक रुका हुआ हो। ओके, तो अब जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखा दी है, दिस लॉ हेल्प्स अस टू फाइंड द फोर्स बाय विच 2 पॉइंट चार्जेस विच आर स्टैटिक इन पोजीशन अट्रैक्ट्स और रिपेल ईच अदर। मतलब अट्रैक्ट मतलब कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो पॉइंट चार्जेस हैं ना, इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो दो चार्जेस हैं ना, इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मान लो एक कूलम्ब का है, दूसरा 2 कूलम्ब का है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2। तो ये जो फोर्स है ये क्या है? ये एक तो
मैग्नीट्यूड, जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मात्रा। अगर मैं मान लूँ, मैं आपसे कहूँ कि आपका वेट क्या है, तो आप कहेंगे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, आप कोई कहेगा मेरा वेट 80 kg है, तो उसमें जो 80 है ना, वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। 80 क्या है, 80 है मैग्नीट्यूड। तो उसी तरह से जो Q1 का मैग्नीट्यूड होगा, जो Q2 का मैग्नीट्यूड होगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो फोर्स, और जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ओके, और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाती है F इक्वल्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है K। अब ये K क्या है, ओके, ये देखो आपका आ गया, एक तरह से आपका ये फॉर्मूला आ गया। कभी भी किसी क्वेश्चन में आप ये लगाएंगे आपको आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन अभी क्वेश्चन होता है कि ये K क्या है। K आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। कौन सा एक क्या है, कांस्टेंट। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको कल बताया है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रोपोर्शनल का मतलब, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसका मतलब होता है कि ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करती हैं। अगर मान लो कि दो क्वांटिटीज़ हैं, एक A है और दूसरी क्वांटिटी है B, A और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं B को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो A बढ़ रहा है, मैं B को डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो A घट रहा है। अब देखो, मैंने ये बता दिया कि बढ़ रहा है और घट रहा है, लेकिन क्या मैंने ये बताया कि ये कितने अमाउंट से बढ़ रहा है। बढ़ने के लिए तो ये 0.1 अमाउंट से भी बढ़ सकता है, और बढ़ने के लिए A 1000 अमाउंट से भी बढ़ सकता है। मानो मैंने B को 1 अमाउंट से बढ़ाया और A कितनी अमाउंट से बढ़ गया, 1000 अमाउंट से बढ़ गया, है ना। और मान लो अगर मैंने B को एक अमाउंट घटाया तो A कितनी अमाउंट घट जाएगा, A 1000 अमाउंट घट जाएगा। तो जो इसमें मैं बता रहा हूँ, जो 1000 है ना, वो क्या है, वो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, एक तरह से रिलेटिव। कि मतलब मान लो मैं एक चीज़ को इतना बढ़ाता हूँ तो वो जो दूसरी चीज़ है वो इतनी हो जाती है। क्या हो जाती है, मान लो एग्जाम्पल के लिए 2 है, मान लो जो A है, ये जो A है ये B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं इसे एक तरह से फॉर्मूले करूँगा, A इक्वल्स टू 2B है ना। तो अगर मैं B को, मान लो इनिशियली B की वैल्यू 1 थी, तो A की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। फिर मान लो मैंने B की वैल्यू क्या कर दी, 2 कर दी, मतलब B की वैल्यू 1 थी, मैंने B की वैल्यू को 1 से बढ़ाया तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। मान लो मैंने B की वैल्यू को हाफ कर दिया, 0.5 कर दिया, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये जो 2 है यहाँ पे, 2 एक तरह से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये एक तरह से ना जो कांस्टेंट लगता है, ये प्रोपोर्शनल के केस में लगता ही लगता है। इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और हमें ये पता चल जाता है कि ये जो दो मात्राएं हैं जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ये किस तरह से हैं प्रोपोर्शनल। अगर मैं एक को डबल करता हूँ तो दूसरी किस तरह से दूसरी डबल होगी, या फिर दूसरी 3 टाइम्स हो जाएगी, या फिर दूसरी 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगी, या फिर दूसरी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो के है कि इसी तरह से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ये दोनों फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के था। तो जो अब ये है ना, इस वजह से यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है। ओके, और जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपके इस केस में क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, जो ये के है ना, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अच्छा, ये जो के की वैल्यू है ये उस केस में है जब ये जो दो चार्जेस हैं ना, अगर मान लो जब हम इन चार्जेस को या तो एयर में रखेंगे या फिर इन चार्जेस को हम स्पेस में रखेंगे या फिर वैक्यूम में रखेंगे, तब जाके के की वैल्यू जो होगी वो होगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये कौन सी है, यह है स्पेस में, या फिर कह लो एयर में, या फिर एक तरह से वैक्यूम में। किसमें, या फिर एक तरह से वैक्यूम में। ओके, ये आपकी, अब क्योंकि अब आगे चल के ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को हम दूसरे मीडियम में रख देते हैं। मान लो हमने दो चार्जेस को वाटर में रख दिया तो अलग वैल्यू होगी। अगर मान लो उन्हीं दो चार्जेस को हमने किसी केरोसिन में रखा तो उन दोनों के बीच की जो फोर्स की वैल्यू होगी वो अलग होगी। मान लो उन्हीं चार्जेस को उठा के हमने स्पेस में रख दिया तब उनकी अलग वैल्यू होगी। लेकिन जो ये जो के होता है ना, हम नॉर्मली तो के जो फॉर्मूला लिखते हैं उसे हम के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही लिखते हैं। लेकिन जो के की वैल्यू है ना, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर,
ये जो वैल्यू है ये आपकी स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम के लिए है, अलग अलग के लिए आपकी अलग अलग वैल्यू होती है। बस आपको कौन सी याद रखनी है, आपको ये वाली याद रखनी है, आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसमें यही वाली वैल्यू नॉर्मली दे देते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगी तो आप जल्दी से लगा सकते हैं और आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो उसके लिए वो पहले से क्वेश्चन के एंड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बता देते हैं। ओके, अब हमने ये पता कर लिया कि जब हम इन दो चार्जेस को कहाँ रखेंगे, इन दो चार्जेस को जब हम वैक्यूम में रखेंगे तो किस तरह से हमें फोर्स निकालनी है। इन चार्जेस को हमने उठा के किसी और मीडियम में रख दिया, तब भी हम पता कर सकते हैं कि सेम फार्मूला लगेगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी सेम रहेगा। मान लो डिस्टेंस भी सेम रहता है, चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहता है। ओके, उससे पहले एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो है वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब वेक्टर फॉर्म क्या होती है? देखो जैसा कि मैंने बताया है, ये फिज़िक्स में सारी चीज़ें का खाली मैग्नीट्यूड नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्शन भी होता है। अब मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताया हूँ, आप यहाँ पे ये ए हो, ये ए कौन है? ये ए आप हैं। आप मान लो आप इस जगह से चलते हुए जा रहे हैं, या फिर नहीं छोड़ो, मान लो ये एक साइकिल है, साइकिल वाला क्या है, ये इधर से चलता हुआ जा रहा है, और ये एक आपकी क्या है, ये एक रोड है। ओके, ये 4 रोड है और ये साइकिल वाला इधर चलता हुआ जा रहा है। ओके, यहाँ से मान लो एक कार आ रही है, क्या आ रही है यहाँ से? कार। कार को दिखा नहीं कि साइकिल वाला जा रहा है। जब साइकिल वाला यहाँ पर आया तो कार वाला क्या करेगा? इस पर टक्कर मारेगा, है ना। जब कार वाला इस पर टक्कर मारेगा तब क्या होगा? ये जो साइकिल वाला है ये किधर जाके गिरेगा? ये जो साइकिल वाला है, ऐसा तो नहीं है कि ये सीधे चला जाएगा, मान लो इसने टक्कर मारी लेकिन नहीं भाई इन्हें कुछ नहीं हो, ये सीधे चलेगा, नहीं, ये क्या होगा, ये किसी डायरेक्शन में जाके गिरेगा। ओके, तो अब फोर्स तो कार ने फोर्स ही तो लगाई है, तो फोर्स का एक तो डायरेक्शन था ही ना। फोर्स का क्या डायरेक्शन था? फोर्स का इस साइड था डायरेक्शन, तो कार वाला किस साइड जाके गिरेगा? इस साइड कहीं जाके गिरेगा। ऐसा कोई है कि कार ने इधर से टक्कर मारी लेकिन वो उधर जाके गिरा साइकिल वाला, नहीं ना। तो जो फोर्स होती है ना, फोर्स हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया आपका, क्या हो गया? फोर्स हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया आपका, ये सब क्या होती हैं? ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, अब लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ, फोर्स, एक्सेलरेशन ये आपके नॉर्मल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। स्पीड हो गई या फिर वेट हो गया, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ का क्या होता है? मान लो अगर किसी शक्ल है, आपने शक्ल ली, आपकी मम्मी ने कहा कि भाई शक्ल ला के दो, आपसे कहा कि 2 किलो शक्ल ला के दो। ओके, आप 2 किलो शक्ल लेकर आए, ज़रूरत ज़्यादा की थी, आप फिर उन्होंने आपसे 1 किलो शक्कर और मंगाई, तो कितनी शक्कर हो गई? 3 किलो शक्कर हो गई, है ना। मान लो आपने 4 किलो आलू लिए, फिर वापस से जाके आपने 2 किलो आलू और लिए, तो कितने हो गए टोटल किलो? आपके घर पे कितने किलो आलू रहे? हो गए 6 kg आलू हो गए। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती है ना, इन्हें हम डायरेक्टली प्लस या माइनस कर सकते हैं। मान लो आपकी मम्मी ने 3 किलो टमाटर मंगवाए थे, लेकिन 1 किलो एक्स्ट्रा था, तो वो बोलेंगे कि ये वापस कराओ, 1 किलो एक्स्ट्रा माइनस हो गए, तो आपके घर में कितने टमाटर यूज़ हुए? 2 किलो टमाटर यूज़ हुए। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर क्वांटिटियों को हम बिना किसी झंझट के आराम से ऐड या माइनस कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अब मान लो मैं इसका एक एग्जांपल तो मैंने ये दिया कि फोर्स की डायरेक्शन होती है, बता दिया मैं, ठीक है। अब मान लो एक दूसरा केस है एक और हम सेम ही केस लेते हैं। एक साइकिल वाला है, ये जा रहा है इस साइड। ओके, अब एक क्या हुआ कि एक कार वाला इधर से आ रहा है, ये मान लो ये कार है आपकी, एक कार वाला इधर से आ रहा है, इसने ये इधर से टक्कर मारेगा, है ना। ये क्या करेगा? ये इधर से टक्कर मारेगा। और एक कार वाला आ रहा है, इसके पीछे से ही आ रहा है, बहुत हाई स्पीड में आ रहा है, और दोनों क्या करेंगे? दोनों सेम टाइम पर, या आपकी सेकंड कार आ रही है और ये आपकी फर्स्ट कार थी, है ना। तो दोनों सेम टाइम पर ही इसे मारेंगे, टक्कर मारेंगे, तो क्या होगा? क्या साइकिल वाला इधर जाके गिरेगा या साइकिल वाला इधर जाके गिरेगा? क्योंकि देखो फोर्स ये भी लगा रहा है और दोनों इक्वल, एक तरह से मान लो अभी के लिए हम ये कह रहे हैं कि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, या फिर अलग अलग भी लगा रहे हैं, वो आपकी जब फॉर्मूला आप सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला इधर भी टक्कर मारेगा, ये इधर टक्कर मारेगा, तो क्या होगा? क्या साइकिल वाला इधर जाके गिरेगा या इधर जाके गिरेगा? साइकिल वाले का क्या होगा? क्योंकि ये फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो
अब देखो सेकंड, मैं इसकी बता देता हूँ। ये जो मैं इस मार्कर से बना रहा हूँ ये फोर्स है बाय F1। फर्स्ट वाले जो कार वाला था उसने जो फोर्स लगाई है उसकी फोर्स है, और जो ये वाला है ये F2 है, मतलब सेकंड वाले ने जो फोर्स लगाई। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक और इनकी जो नेट फोर्स होगी ना, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इनकी जो नेट फोर्स बनेगी वो होगी आपकी F नेट। तो जो कार वाला हो, जो साइकिल वाला होगा ना, वो इसकी डायरेक्शन में जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि आपको टक्कर इस तरफ भी पड़ी और इस तरफ भी पड़ी। तो ऐसा कोई है कि आधा इधर चला जाएगा आधा उधर चला जाएगा, नहीं। क्या होगा कि इन दोनों, ये जो दो फोर्सेस होंगी ना, मान लो ये ऐसे हैं, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और एक कोई दूसरी, इन दोनों के बीच में ही एक और डायरेक्शन निकालेंगी जिसकी तरफ ये साइकिल वाला जाकर गिरेगा। ठीक है, ये होती है एफ नेट। तो कोई भी, अब मान लो इसे हम कैसे निकालते हैं, इसे निकालने का एक तरीका होता है, वो एक फार्मूला होता है जो हम आपको आगे चल के बताएंगे, या फिर आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। ये नेट फोर्स निकालने का एक होता है सिंपल फार्मूला। अगर मान लो इन दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल था वो था 90 डिग्री, तो ये जो डायरेक्टली आंसर हो जाता है एफ नेट, वो हो जाएगा आपका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट। इसका अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट आप समझ गए होंगे। मान लो ये है 10 न्यूटन की फोर्स, ये भी 10 न्यूटन की फोर्स है, सही है। तो इसने 10 न्यूटन का स्क्वायर करेंगे, ये भी 10 का स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे, एफ नेट है ना ये, अंडर स्क्वायर अंडर रूट रख के लगाएंगे, 100 प्लस 100 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 200। जब हम इसे करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10√2। तो जो ये साइकिल वाला होगा ये 10√2 न्यूटन से इधर जाके गिरेगा। ओके, क्या हुआ, दोनों की फोर्स मिलके थोड़ी एक्स्ट्रा फोर्स बन गई। ये क्या थी, ये 10 न्यूटन था, ये भी 10 न्यूटन था। √2 की वैल्यू क्या होती है, लगभग 1.414 होती है। तो मान लो ये 10√2 कितना होगा, 10√2 हो जाएगा आपका 14.14 न्यूटन, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक जो वो डॉट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा ना डेसिमल। तो देखो, पहली कार ने 10 न्यूटन लगाई थी, दूसरी कार ने भी 10 न्यूटन लगाई थी, लेकिन टोटल फोर्स जो कितनी पड़ी 14.14 न्यूटन। दोनों फोर्स ने मिलके एक ज़्यादा वाला इफेक्ट दे दिया। तो इसी तरह से ये ना वेक्टर के, ये जो है ना, ये सब क्या है, ये वेक्टर वाला काम है। हम जो वेक्टर चीज़ होती है ना, हम डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते। अब इस केस में क्या है कि ये जो दो चार्जेस हैं, ये वेक्टर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसी वजह से हमें एक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ, ये जो लॉ है ना, इसका एक वेक्टर फॉर्म भी करना पड़ता है। अब मान लो मैं फिर से ये डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका Q1 चार्ज, ये आपका Q2 चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। दोनों कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है R। क्या है, R है। अब देखो ये जो होगा ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा F1। क्या, कौन सी फोर्स लगाएगा, F1। और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा F2। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस वजह से ये जो दो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। और जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर के ऊपर हम ना इस तरह से एरो दिखाते हैं। क्या करते हैं, इस तरह से हम वेक्टर के ऊपर एरो दिखाते हैं। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से हम इनके ऊपर एरो दिखाएंगे। ओके, अब हम डिराइव करेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कैसे होता है और कैसे निकलता है। अब देखो, ये जो है ना, ये वैसे डिस्टेंस तो r है, लेकिन एक मैं r1 वेक्टर लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो Q2 है ये Q1 की कौन सी साइड है, राइट हैंड की साइड है ना। तो r1 वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर का मतलब ये है कि Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस किसकी तरफ से, Q1 की तरफ से। R1 वेक्टर का मतलब है Q1 Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो Q1 की तरफ से किस साइड है, किस साइड है, उल्टी, मतलब राइट हैंड साइड है ना। तो R1 वेक्टर हमने दिखा दिया है। ओके, अब हम लगाएंगे, डेरिवेशन करेंगे। अच्छा देखो, ये जो फोर्स है ये इस साइड लग रही है, राइट हैंड की साइड। ये जो फोर्स है ये उल्टी साइड लग रही है, मतलब लेफ्ट हैंड की साइड। तो जो F1 फोर्स होगी वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी F2 के। क्यों नेगेटिव, अच्छा देखो, जब वेक्टर के आगे ना हम नेगेटिव लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन। F1 राइट हैंड साइड पे है तो F2 उसकी F1 की उल्टी डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो जो F1 वेक्टर है वो नेगेटिव है F2 वेक्टर के। और सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो F2 वेक्टर है वो नेगेटिव है
F1 वेक्टर के, है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव का मतलब वही है, F2 किस साइड है, F2 है लेफ्ट हैंड की साइड, और F1 किस साइड है, उसकी उल्टी साइड है, वो F1 है राइट हैंड की साइड। ओके, तो जो फॉर्मूला अब बनेगा वो आपका बनेगा F2 मान के जो बनेगा K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा R1 कैप। ये आपकी आ गई है वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई है, ये आपकी आ गई है वेक्टर फॉर्म। ये आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई है। अब R1 क्या है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे। R1 कैप क्या है, R1 कैप होता है यूनिट वेक्टर। R1 कैप क्या होता है, ये होता है यूनिट वेक्टर। इसको निकालने का फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा। क्लास 11 के जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें पढ़ाया ही जाता है कि यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो हम किस तरह से निकालते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि जो आपका आर जो डिस्टेंस होता है ये भी वेक्टर फॉर्म में गिवन होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म होती है, डिस्टेंस एक तरह से स्केलर फॉर्म होती है। तो अगर मैं प्योरली इसे इसके फॉर्म में लिखूँ कि Q1 Q2 अपॉन R1 क्यूब, और यहाँ पर आपका आ जाएगा R1 वेक्टर। ये आपकी क्या हो गई, प्योर फॉर्म हो गई। इस कौन सी फॉर्म हो गई ये आपकी हो गई वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई ये आपकी हो गई वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसमें आपको यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया। ये ध्यान रखना, जब हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, यूनिट वेक्टर का कोई एक तरह से यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यहाँ पे 1 इस वजह से R1 कैप कर दिया, लेकिन जब हम यहाँ पे डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इसकी यहाँ पे जो आएगा, अगर हम डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो उस केस में आप देख पा रहे होंगे, सॉरी तो यहाँ पे जो नीचे वाला है वहाँ पहले नीचे स्क्वायर था, अब क्या हो गया, अब क्यूब हो गया, और यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म आ गई। ओके, तो ये होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ होती है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यूनिट वेक्टर। यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, यहाँ पर है यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर कौन सा है ये, यहाँ पे पूरा डिस्टेंस का डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि देखो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, लेकिन Q2 Q1 के राइट हैंड साइड पर है ना। Q1 क्या है, Q1 के राइट हैंड साइड पर है Q2। तो जो वेक्टर फॉर्म है ना वो डिस्टेंस की यही वेक्टर फॉर्म बताएगी कि जो Q2 है वो Q1 के राइट हैंड साइड है। अगर मैं ऐसा कर दूँ कि R2 वेक्टर लिखूं तो उसका मतलब ये होगा कि Q2 की तरफ से Q1 किस साइड पर है। ये वाला जो ये बताएगा, ये बताएगा कि अब देखो R2 क्या बताएगा कि Q2, अगर हम Q2 के ऊपर बैठ जाएं तो हमें Q1 किस साइड दिखेगा, हमें Q1 लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा, लेकिन अगर हम Q1 पे बैठ जाएं तब हमें Q2 राइट हैंड साइड दिखेगा। तो R1 क्या दिखाएगा कि Q2 Q1 से किस साइड है, और R2 क्या बताएगा कि Q2 के ऊपर अगर बैठ जाओगे तुम तो Q1 तुम्हें किस साइड दिखेगा। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और इसकी हमने वेक्टर फॉर्म अभी कर ली है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हमने अभी जो चार्जेस थे उन्हें हमने रखा था आपके एक तरह से स्पेस में या फिर वैक्यूम में रखा था। अगर मान लो मैं इन चार्जेस को किसी मीडियम में उठा के रख देता हूँ तो क्या होगा कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे ना, अगर आपको कल वाला लेक्चर आपने देखा और आपको याद हो तो पोलराइजेशन हो जा रहा था। जो पॉइंट चार्ज था वो एटम के अंदर पोलराइजेशन क्रिएट कर दे रहा था, जिसकी वजह से जो एटम्स थे वो भी एक तरह से डाइपोल बन जा रहे थे, और डाइपोल की वजह से वो जो भी फोर्स होगी, फोर्स के बीच में दखल अंदाजी करने लगेंगे। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी चार्ज को, अगर हम किसी भी चार्ज को कोई दूसरे मीडियम में रखते हैं, किसी भी चार्ज को कोई दूसरे मीडियम में रखते हैं तो मीडियम के एटम्स क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, और एफ नेट क्या हो गई, नेट फोर्स एफ नेट को चेंज
कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एफ नेट को चेंज कर देते हैं, एफ नेट को बदल देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? मैंने जैसे आपको बताया ना कि कोई मीडियम होगा, मीडियम में एटम्स होंगे, तो जो हम दो चार्जेस रखेंगे वो जो मीडियम के एटम्स होंगे उनके अंदर पोलराइजेशन कर देंगे, और पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा कि जो एफ नेट होगी ना, जो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, वो किसी तरह से चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब ये है कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये हम अब पता करेंगे कि वो बढ़ती ही है या फिर खाली घट जाती है। ओके, अब देखो वो हम कैसे पता करेंगे। ये जो के होता है ना, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो होता है ना, यह हम देखो ई अलग अलग तरह से बनाते हैं, लेकिन जो इस तरह से हम ई बनाते हैं उसे हम एक तरह से एप्सिलॉन कहते हैं। तो के की वैल्यू होती है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी परमिटिविटी मतलब कि कोई भी मीडियम के एटम्स जो हैं वो जो चार्जेस हमने रखे हैं उन्हें कितना, उनकी फोर्स को कितना बदल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उसे हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। अब जो ये एप्सिलॉन होता है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, ये जो एप्सिलॉन होता है इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई आर। अब देखो एप्सिलॉन क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। वैक्यूम में जो एप्सिलॉन नॉट, एक तरह से मैं आपको वैल्यू भी बताऊंगा इसकी, कि मतलब जो वैक्यूम है वो कितना डिस्टर्ब कर रहा है, जो दो चार्जेस हैं उन दोनों के बीच में जो भी फोर्स है, मान लो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, तो वो जो वैक्यूम के पार्टिकल्स हैं, वैक्यूम में तो पार्टिकल्स होते ही नहीं हैं, तो परमिटिविटी मतलब कि कितना वो उन दोनों चार्जेस की बीच की फोर्स को किस तरह से और कितना चेंज कर सकता है। एक नंबर से घटा सकता है, दो नंबर से घटा सकता है, या फिर एक नंबर से बढ़ा सकता है, दो नंबर से बढ़ा सकता है। मतलब कि उसे कितना अलाउ कर रहा है कि भाई तू जा, तू मेरे जो एटम्स हैं मैं उन्हें इतना अलाउ कर रहा हूँ कि भाई इन दोनों के बीच की जो फोर्स है उसे इतना बदल दो तुम, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? परमिटिविटी फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कौन सी होती है? ये एसआई यूनिट में होती है, ये एसआई यूनिट में होती है वैल्यू। और अगर मैं सीजीएस यूनिट में पूछूं तो सीजीएस यूनिट में 1/4 पाई होती है, 1/4 पाई होती है सीजीएस यूनिट में, है ना। अब ये ई आर क्या है? ये होता है एप्सिलॉन नॉट आर। ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी। अब ई आर क्या होती है? ई आर होती है रिलेटिव परमिटिविटी, ई अपॉन, अब देखो अगर मैं इसे ई आर को यहीं पे रखूं और ई नोट को नीचे ले जाऊं तो ई अपॉन ई नोट हो जाएगा ना। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? मान लो मैंने चार्जेस को रखा वैक्यूम में, है ना, चार्जेस को वैक्यूम में रखा, वैक्यूम में पार्टिकल्स होते नहीं हैं, तो वैक्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा फोर्स को, बीच में जो दो चार्जेस होंगे उनके बीच की जो फोर्स होगी उसे वो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। ठीक है। अब मैंने रख दिया कि उसे मैंने उठा के रख दिया आपके, मान लो कोई दूसरे मीडियम में, मान लो मैंने उन दो चार्जेस को पार्टिकल में रख दिया, वाटर में रख दिया। वाटर के पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स में क्या होगा? एटम्स होंगे। अब चार्जेस रखे हैं तो पोलराइजेशन भी होगा, पोलराइजेशन होगा तो जो फोर्स होगी चार्जेस के बीच की वो चेंज होगी। तो उसने क्या करा? वो चेंज कर दी फोर्स। वैक्यूम ने कितना अलाउ करा था अपने पार्टिकल्स को? 0 अलाउ करा था। ठीक है। अब मैंने उठा के, मान लो वही चार्जेस सेम डिस्टेंस पे, मैंने उन्हें उठा के किसी ऑयल में रख दिया, कोई सा भी ऑयल हो सकता है। ऑयल ने भी, ऑयल के भी क्या थे? ऑयल के भी पार्टिकल्स थे, पोलराइजेशन हुआ, फोर्स चेंज हो गई। तो पर ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये जानने के लिए होती है कि वाटर ने कितनी फोर्स को चेंज करा, या फिर वाटर ने अपने पार्टिकल्स को कितना परमिट करा कि भाई तुम इनके बीच की जाके फोर्स को कितना चेंज कर सकते हो। और जो ऑयल है, ऑयल ने कितना परमिट करा, ऑयल ने अपने मीडियम्स के पार्टिकल को कितना परमिट करा कि भाई तुम इन दो चार्जेस के बीच की जाके जो फोर्स है कितना चेंज कर सकते हो। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, इसमें रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव मतलब दो चीज़ में जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो वो रिलेटिव आ जाता है वहाँ पे। रिलेटिव वर्ड मतलब दो चीज़ों में कंपैरिजन। तो ई आर क्या है? ई आर है रिलेटिव परमिटिविटी, ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके,
तो आपको कौन सी वैल्यू याद रखनी है, एक आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये फ्री स्पेस, जब नॉर्मली अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि भाई दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि जो दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं ये आपके एयर में या फिर वैक्यूम में रखे हुए हैं, और आपको के की वैल्यू, मतलब के की वैल्यू तो खैर मैंने आपको बता दी 9 इंटू 10⁻9 होती है, लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट की होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी आपको एक तरह से याद कर लेनी है क्योंकि ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट होती है ना। तो अब देखो एप्सिलॉन है यहाँ पे, अब मैं फ्री स्पेस के लिए मान के चल रहा हूँ। फ्री स्पेस पहले हम देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि मान लो जब मैं इसे सही वाले फॉर्म में लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो आपका स्पेस होता है ना, स्पेस के लिए जो ER की वैल्यू होती है, स्पेस के लिए ER की वैल्यू होती है 1। स्पेस के लिए ER की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और एप्सिलॉन क्या होता है E0 इंटू ER होता है। तो जब मैं स्पेस के लिए एप्सिलॉन निकालूंगा वो क्या होगा E0 इंटू ER होगा। ER की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या रह जाएगा, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट तो रह जाएगा खाली, तो इस वजह से डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई मीडियम है, अगर कोई मीडियम है ना, तो या तो वो आपको उसका ER देगा या फिर उसको आपका एप्सिलॉन देगा। अगर मान लो उसने खाली एप्सिलॉन ही दे दिया तो आप डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर उसने आपको ER दिया तो आप एप्सिलॉन निकालोगे, एप्सिलॉन क्या होता है E0 इंटू ER होता है, तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका अलग अलग तरह से आप फॉर्मूला कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है और आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। स्पेस के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, स्पेस के लिए जो ER होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही रह जाता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8 इंटू 8.5 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर के की वैल्यू करें, के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। ये स्पेस के लिए ही होती है। लेकिन अगर मान लो आपको कोई मीडियम है, कोई मीडियम है, तो मीडियम में ER की कोई ना कोई वैल्यू आपको x कोई भी वैल्यू गिवन होगी, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ER हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12, फिर आपको इसे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो k की वैल्यू जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। हमने जो ये आपको वैल्यूज़ बताई हैं, ये हम जो ये वाली वैल्यूज़ हैं ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये स्पेस के लिए हैं। अब मान लो कोई मीडियम है, स्पेस को छोड़ के जितने भी मीडियम होते हैं उनकी ER की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। क्या होती है, ER की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होती है, ER की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसी वजह से अगर मान लो मैंने ये आपके दो चार्जेस हैं, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये आपके Q1 है, ये Q1 है, ये आपका Q2 है ना। आपको दिख रहा होगा कि जो दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है, और क्या है कि इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है R है, ठीक है। मान लो मैंने इन्हें पहले रखा वैक्यूम में, तो इनके बीच की जो फोर्स होगी मान लो वो F की तरह है, फिर मैंने उठा के इन चार्जेस को रख दिया किसी मीडियम में, तो क्या होगा, वो जो फोर्स होगी उसे मैं FM से दिखा सकता हूँ। तो ये जो फोर्स होगी और ये फोर्स, इनमें क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन क्या होगा कि जो FM होगी वो F वैक्यूम से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब अगर हम दो चार्जेस को स्पेस में रखते हैं और उनके बीच की फोर्स पता करते हैं, और उन्हीं दो चार्जेस को उठाकर सेम डिस्टेंस उनके बीच में रखकर हम उन्हें कोई और से मीडियम में रख देते हैं, तो उनके बीच की जो फोर्स होगी वो वैक्यूम वाली फोर्स से कम ही होगी, वो वैक्यूम वाली फोर्स से क्या होगी, कम होगी, है ना। और जो FM की वैल्यू आती है वो आपकी आएगी F वैक्यूम अपॉन ER, आपकी ये फोर्स आएगी। अब मैंने बताया कि मीडियम के लिए कोई सा भी मीडियम हो, ER की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी। तो अगर मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कोई भी किसी जगह हमने रखा, कोई वैक्यूम था, उसमें जो थी 2 न्यूटन थी, और उस मीडियम, फिर हमने दूसरी मीडियम में रखा, उस मीडियम का जो ER था वो भी 2, वो था 2, तो FM कितनी हो जाएगी आपकी, जब हम उस मीडियम में रखेंगे 2/2 कितनी हो गई, 1 हो गई। मान लो
फोर्थ वैक्यूम में था, अब हमने ये ER1 था तो ये FM1 हो गया। अब मान लो मैंने एक दूसरी मीडियम में रखी ER2, उसका था आपका, क्योंकि 1 से बड़ा होगा तो मैं उसे रख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं 4 रख देता हूँ। तो FM कितनी हो जाएगी, 2/4 कितनी हो जाएगी, 0.5, कितनी ज़्यादा कम हो गई। तो इस पूरी मतलब साइंस में जो ER होता है वो वैक्यूम के लिए कितना होता है, 1 होता है, और ER कोई और से मीडियम के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर मान लो कोई F वैक्यूम हमेशा बड़ी होगी F मीडियम से, F वैक्यूम क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी F मीडियम से। तो इसमें आपको हमने आपको पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है वो बता दी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है ना, कूलम्ब्स लॉ को हम एक तरह से सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। कूलम्ब्स लॉ की अब क्या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं हम आपको ये बताएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है, मैंने आपको जब डेफिनेशन लिखवाई थी तो आपको याद होगा, इट इज़ एप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस और चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ये जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये खाली स्टैटिक चार्जेस पे या फिर जो चार्जेस रेस्ट पर होते हैं खाली उन पे ही काम करता है। क्यों? क्योंकि देखो आप आगे चल के मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है 12th में ही है पढ़ोगे कि जब कोई भी चार्ज मूव करने लगता है ना, अगर कोई चार्ज मूव करने लगता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स बनाता है क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड्स। और जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। अब दो चार्जेस हैं, एक तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है और एक उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। हमें पता करनी थी इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो फोर्स तो दोनों ही क्या है, फोर्स ही हैं। तो जो हम निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे, वो जो फोर्स होगी वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स के दोनों के सम का होगी, कि मतलब कि दोनों ने इंटरैक्ट करा तब जाके कितनी फोर्स बनी। लेकिन हमें निकालनी क्या थी, हमें निकालनी थी खाली इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस वजह से ना क्या होगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा वो आंसर नहीं होगा जो हमें चाहिए था, हमें आंसर गलत आंसर मिलेगा। मतलब वो आंसर होगा तो सही, क्योंकि जब चार्जेस मूव कर रहे हैं तो जैसे मैं बताया कि चार्ज अगर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो किसी तरह से चेंज हो जाएगी, या तो मैग्नेटिक फोर्स उसी की डायरेक्शन में लगकर उसे बढ़ा सकती है या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगकर उसे कम कर सकती है। तो इसलिए जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये हमेशा स्टैटिक चार्जेस पे लगता है। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। ये भी मैंने डेफिनेशन में आपको लिखवाया था कि जो होता है ना ये पॉइंट चार्जेस पे काम करता है। अब ऐसा क्यों होता है अगर मान लो मैंने क्या करा, ये दो चार्जेस हैं पॉइंट चार्ज, पहले एग्जांपल में हमने Q1 लिया, Q2 लिया, इसकी फोर्स आ गई, सही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो R था, क्या आ गई, K Q1 Q2 बाई R², ठीक है, ये आ गई, है ना। अब देखो मान लो अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते तो ये कौन सी फोर्स होती, ये रिपेलिंग फोर्स होती, है ना। अगर मान लो एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो ये कौन सी फोर्स होती, ये कौन सी फोर्स होती, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती, ये होती अट्रैक्टिव फोर्स। वो तो खैर आप क्वेश्चन में भी पढ़ के पता कर सकते हो कि जब आपको पता चल जाएगा कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अट्रैक्टिव फोर्स होगी। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव या फिर दोनों ही पॉजिटिव तो आप समझ सकते हो कि वो जो फोर्स होगी उनके बीच में वो कौन सी फोर्स होगी, वो आपकी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी ठीक है। अब क्या करा मैंने, ये जो Q1 चार्ज था ना, मैंने एक बॉडी ली, अब ये बॉडी कंडक्टर भी हो सकती है, इंसुलेटर भी हो सकती है। मैंने इस Q1 चार्ज को इवनली स्प्रेड कर दिया, आप देख पा रहे होगे, मैंने इस चार्ज को इवनली स्प्रेड कर दिया, इस जो चार्जेस है ना मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर दिया। और सिमिलरली मैंने इस चार्ज, ये जो Q2 है ना, Q2 को मैंने पास में ही रखा, सेम रखा मैंने Q2 को। मैंने देखो जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है ये क्या चार्ज है, ये चार्ज भी कौन सा है, ये पॉजिटिव चार्ज तो है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये बॉडी पे स्प्रेड है। तो ये क्या करेगा, अगर आपको ध्यान हो ये पॉजिटिव चार्जेस को दूर फेंक देगा ना। जब ये पॉजिटिव चार्जेस को दूर फेंक देगा तो क्या होगा, अगर मैं दूसरी कंडीशन बनाऊं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये इसके बीच का डिस्टेंस है, ये रेडियस है, ओके।
और ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ये r है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे निकालूँ कितनी होगी फोर्स, F K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है चलो, अब ये चार्ज जब मैंने इसे यहाँ पे रखा तो ये चार्ज क्या करेगा, ये इन पॉजिटिव चार्जेस को दूर फेंक देगा। तो जो ये होगी ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये थोड़ी सी बदल जाएगी। क्या होगी, थोड़ी सी बदल जाएगी। आप देख पा रहे हो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी बदल गई। यहाँ पे चार्जेस क्या थे, इसने धक्का दिया ना तो यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हो गए, और जब यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा हो गए तो ये जो सेंटर होगा ना, ये आपके जो नॉर्मल सेंटर होता है इससे थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये जो सेंटर है, सेंटर थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा थी। लेकिन अब देखो आपको ये जो निकालोगे फोर्स, ये तो आप इस वाले आर के हिसाब से निकाल रहे हो, लेकिन जो ओरिजिनल आर है, मैं इसे आर डैश से दिखा रहा हूँ। अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस और ये थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो इसमें वैसे असलियत में क्या होना चाहिए, एफ के Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर। और क्योंकि आर जो है, आर डैश जो है वो आर से ज़्यादा है, तो जब देखो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, मान लो ये था 2 था, सही है, तो इसकी वैल्यू क्या आती, एफ के Q1 Q2, 2 को स्क्वायर करते 4 आती है ना। लेकिन मान लो ये 2 से बढ़ के जो आर की वैल्यू थी ये हो गई 3 हो गई आर की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, के Q1 Q2, जब 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9। मतलब जब डिनोमिनेटर बढ़ता है, देखो मैं आपको बताऊँ कि अगर मान लो न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो जो इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है वो भी रिज़ल्ट जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो रिज़ल्ट जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। क्यों, क्योंकि जो रिज़ल्ट होता है ना वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूमरेटर से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिनोमिनेटर से। तो अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा रिजल्ट भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम होगा रिजल्ट भी कम होगा। डिनोमिनेटर लेकिन अगर बढ़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिजल्ट, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रिजल्ट डिक्रीज़ होगा, और अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो रिजल्ट इंक्रीज़ होगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि जब डिस्टेंस बढ़ गया, जो सेंटर था ना वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो गया, तो जो ये एफ डैश थी ना, एफ डैश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किससे, नॉर्मल वाले केस से, जो पॉइंट चार्जेस वाला केस था, या फिर जो हम एक तरह से कैलकुलेट करते, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कौन सी वैल्यू गिवन होगी, क्वेश्चन में तो आपको ये छोटा वाला आर वैल्यू गिवन होगी, क्वेश्चन में इतना नहीं बताएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा कि मान लो मैंने इतने बड़े बड़े चार्जेस थे, मान लो मैंने 2 चार्जेस लिए, उनके बीच के जो फोर्स आ रही थी वो एफ आ रही थी, मैंने क्या करा, उनमें से एक चार्ज को एक बॉडी पे स्प्रेड कर दिया, तो जो नई फोर्स होगी वो जो ओरिजिनल वाली फोर्स थी उसके रिलेशन में क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर मान लो बोथ चार्जेस पॉजिटिव, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और मैंने पहले नॉर्मल पॉइंट चार्जेस थे, मैंने उनकी फोर्स निकाली, फिर मैंने एक चार्ज को बॉडी पे स्प्रेड कर दिया, तो जो फोर्स होगी ना एफ न्यू वो कम होगी एफ ओरिजिनल के। ओरिजिनल मतलब पॉइंट चार्जेस का केस जब होगा, पॉइंट चार्जेस का केस। और अगर मान लो वन चार्ज इज पॉजिटिव, एक चार्ज पॉजिटिव है, अनदर इज नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव है, तो इस केस में जो एफ न्यू होगी वो ज़्यादा होगी एफ ओरिजिनल के। अब देखो क्यों होगी एफ ओरिजिनल के ज़्यादा, ये मैं एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि ये था, ये नॉर्मल था, मैंने इसे स्प्रेड कर दिया था। अब देखो ऊपर तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर क्या था, दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे या दोनों चार्जेस नेगेटिव, उस केस में भी सेम ही होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो केस, नया केस कैसा आपको दिखेगा, नया केस आपको ऐसा दिखेगा कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्जेस की डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे थोड़े थोड़े चार्जेस दूर रहेंगे, बस यहाँ पे इतने रहेंगे। तो जो सेंटर होगा ना, सेंटर, नया सेंटर क्या होगा, नए इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या होगा, अब देखो नॉर्मली जो डिस्टेंस था वो था आर,
लेकिन अब जो नया डिस्टेंस होगा वो r मतलब छोटा हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर ये इतना है ना तो ये तो इससे ज़्यादा ही है। तो ये जो डिस्टेंस था ये तो क्योंकि कम हो गया ना, अब तो हम ये वाला डिस्टेंस मानेंगे ना, अब तो हम ये वाला डिस्टेंस मानेंगे, ये जो डिस्टेंस है अब हम ये वाला डिस्टेंस मानेंगे, हम ये वाला ऐड नहीं करेंगे। तो जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो अगर मान लो आर ही कम हो गया तो फोर्स क्या करेगी, फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। तो नेगेटिव चार्जेस की वजह, अगर मान लो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो ओरिजिनल से ज़्यादा फोर्स आती है, और अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं या फिर मान लो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो ओरिजिनल से ज़्यादा फोर्स आती है। लेकिन मान लो अगर सेम चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो जो न्यू फोर्स आएगी ना, जब हम एक चार्ज के ऊपर एक चार्ज को हम स्प्रेड कर देंगे और दूसरे को पॉइंट चार्ज ही रखेंगे, तो उस केस में जो फोर्स आएगी वो कम रहेगी। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तरह से हो जाता है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं। आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, और आप आगे चल के और भी हम आपको एक बार आप इसका रिवीजन कर लेना, और अगर हो सके तो एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये सब चीज़ें गिवन होती हैं नॉर्मली। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।